मैंने दोनों बातों की असल हकीकत बता दी। इंडियन सीक्रेट पुलिस के खुफिया नंबर वाला गार्ड देखकर वो खुश हुआ, कहने लगा ये नंबर बहुत काम आ सकता है। बाकी ये स्प्रो टैबलेट बम वाली गोलियां खास भारतीय फौजी और पुलिस अफसरों को ठिकाने लगाने में हमारी मदद कर सकती हैं, लेकिन ये गोली किसी को खिलाने के लिए उस शख्स का एतमाद हासिल करना भी जरूरी होगा। ऐसा तो किसी खास मिशन में ही हो सकता है। बहरहाल ये गोलियां तुम अपने पास रखो। फिर कमांडर शेरवान ने वो कागज देखा जिस पर बज़ाहिर पुलाव वगैरह बनाने के मसालों का नुस्खा था। उसके बारे में मैंने उससे बताया कि ये स्प्रो बम बनाने का फार्मूला है। तो उस गुलखान की फन्नी महारत की बड़ी तारीफ की, कहने लगा ये नुस्खा हम यहाँ महफूज जगह पर संभाल कर रखेंगे। गोलियां तुम अपने पास ही रखो, क्योंकि आइंदा किसी कमांडो मिशन में ये इस्तेमाल की जा सकती हैं। उसके बाद कमांडो शेरवान ने मुझे कश्मीर के महाज की सारी सूरत हाल समझाई और बताया कि कहाँ इंडियन मिलिट्री फोर्स ने अपने मोर्चे और फील्ड हेडक्वार्टर बना रखे हैं। उसने नक्शे पर एक जगह उंगली रखते हुए कहा, जहां जम्मू राइफल्स की आर्टिलरी रेजिमेंट ने पहाड़ी पर कुछ मीडियम तोपें नस्ब कर रखी हैं। ये गन पोस्टें हम अभी तक तबाह नहीं कर सके। उनके गोले हमारे खुफिया ठिकानों की निशानदही पर गिरते हैं और हमें शदीद नुकसान उठाकर वहां से किसी दूसरी जगह फरार होना पड़ता है। इन तोपों की शेलिंग से कई बार हमारे एमरेशन के जखीरे भी तबाह हुए हैं। मैंने पूछा, इंडियन फौज को आप लोगों के खुफिया ठिकानों का कैसे पता चल जाता है? आप इसका सद्देबाब क्यों नहीं करते? कमांडो शेरवान बोला, मिलिट्री इंटेलिजेंस के आदमी सफेद कपड़ों में मुसलमानों का भेस बदल कर साड़ी वादी में फैले हुए हैं। किसी न किसी तरह उन्हें हमारे खुफिया ठिकानों का सुराग मिल जाता है और इन पहाड़ियों पर लगी हुई तोपें वहां गोलाबारी शुरू कर देती हैं। मैंने उसे कहा, आप लोग इन गन पोस्टों के अकब में जाकर अपना खुफिया ठिकाना क्यों नहीं बना लेते? कमांडर शेरवान कहने लगा, ऐसा हम कर तो सकते हैं, मगर इस तरह हम अपने महाज से बहुत दूर हो जाएंगे। हमें यहाँ रहकर इंडियन फौज के कैनवॉय पर भी अटैक करना होता है ताकि वादी में मुकीम डोगरा रेजिमेंटों को सप्लाई न पहुंच सके। हम इस वादी में किसी जगह छुपे रहने पर मजबूर हैं और यह सारी वादी और उसकी पहाड़ियां इंडियन आर्टिलरी रेजिमेंट की तोपों की जद में है। इन तोपों को तबाह करने के लिए हमारी कई कमांडो पार्टियां रात को जा चुकी हैं, मगर कामयाबी नसीब नहीं हुई। हमारे कई जवान शहीद हो चुके हैं। हमें हर हालत में इन तोपों को खामोश करना है। एक मुजाहिद हमारे लिए चाय लेकर आ गया। ये कश्मीरी सब्ज चाय थी, साथ 2 प्यालियां और नमकीन कुलचे भी थे। ये नमकीन कुलचे छोटे साइज के थे और मैंने पहली बार खाए। कश्मीरी चाय के साथ उनका जायका बड़ा मजेदार लगा। कश्मीरी कमांडो शेरवान ने नक्शे पर कागज लपेटकर एक तरफ रख दिया और कहा, इस पर हम कल बात करेंगे। फिर वो मुझसे कमांडो ट्रेनिंग की बातें करने लगा। बहुत जल्द उसे मालूम हो गया कि मैंने कमांडो की फुल ट्रेनिंग ली हुई है। वो कहने लगा, कमाल शाह एक मर्द मोमिन है। उसने जितने मुजाहिदों को ट्रेनिंग देकर हमारे पास भेजा है, उन्होंने अपनी फनली महारत और जुर्रत से काम लेकर फौज को शदीद नुकसान पहुंचाया है। उनमें से अक्सर कमांडो शहीद भी हो चुके हैं। वो अपने मिशन पर गए, टारगेट तो मार लिया, मगर खुद वापस ना आ सके। तुम्हें तो मालूम ही है, कमांडो जब किसी मिशन पर जाता है तो उसके जिंदा वापस आने की उम्मीद बहुत कम होती है। वो खुद भी मौत को कबूल करके अपने मिशन पर रवाना होता है। फिर कमांडो शेरवान ने जहाद कश्मीर की मजीद तफसीलात बताईं और कहने लगा, हमारे हुर्रियत परस्त कश्मीरी मुजाहिद वादी और शहरों के हर महाज पर इंडियन फौज का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। अगर इनमें से कोई शहीद होता है तो 7-8 डोगरा फौजियों को जहन्नम में पहुंचाकर शहीद होता है। हम कश्मीरी कमांडो हैं। हमारा काम महाज से पीछे उन पहाड़ियों में ही रहकर इंडियन फौज की सप्लाई, कैनवॉय, उसके एमुनिशन डिपोओं और दूसरी फौजी तंसीबात पर कमांडो अटैक करके उन्हें तबाह करना है। लेकिन इंडियन आर्टिलरी की ये तोपें हर जगह वादी में हमारा पीछा करती हैं। हमें किसी एक जगह बैठकर किसी मिशन की स्कीम तैयार नहीं करने देती। इस हाइड आउट में आए हुए हमें ज्यादा अरसा नहीं हुआ। अभी तक इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस को हमारे इस हाइड आउट का सुराग नहीं मिल सका। जैसे ही किसी जासूस ने इस पहाड़ी की निशानदही की जहां तोपों की शेलिंग शुरू हो जाएगी। हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम इन पहाड़ियों के अलावा और किसी तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सड़क इन्हीं पहाड़ियों से गुजरती है और मिलिट्री सप्लाई और एमुनिशन लेकर फौजी ट्रक इसी सड़क पर से गुजरते हैं, जिन्हें हमें हर हालत में तबाह करना होता है। हम चाय भी पीते रहे और साथ साथ बातें भी करते रहे। कमांडो शेरवान की ज़बानी मुझे जहाद कश्मीर की तकरीबन हर महाज की तफसील मालूम हो गई। कमांडो शेरवान ने कहा, फायरिंग के वक्त सिर्फ 4 तोपें पॉइंट आउट हुई हैं।
और ये जनूबी पहाड़ की ढलवान और चोटी पर फासले फासले पर नस्ब हैं। मैं सुबह के वक्त तुम्हें ये जगह दूर से दिखाऊंगा। हमारी जितनी कमांडो पार्टियां इन तोपों को तबाह करने गई हैं, उनमें से सिर्फ एक मुजाहिद शदीद जख्मी हालत में किसी न किसी तरह वापस आने में कामयाब हुआ। हमारे कई जवान कमांडो वापस नहीं आ सके, या तो वो शहीद हो गए या उन्हें भारतीय फौज ने पकड़ लिया। जो जख्मी मुजाहिद वापस आने में कामयाब हुआ था, उसने बताया है कि वो सिर्फ एक तोप के बंकर तक ही पहुंच सका था। ये तोप सीमेंट की मोटी दीवार के अंदर लगी हुई है और वहीं मशीन गन पोस्ट भी है, जो जरा से शक पड़ने पर अंधाधुंध गोलियों की बौछारें मारने लगती है। रात के 10 बजे मैंने कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान के साथ खाना खाया और वहीं पड़कर सो गया। दूसरे रोज काफी दिन चढ़े उठा। मेरे कई दिन की नींद पूरी हो गई थी। कमांडो चाहे जितना ही फौलाद का आदमी क्यों ना हो, एक वक्त आता है कि उसे भी अपनी नींद पूरी करनी होती है और अपने जिस्म की तवानाई बहाल करनी होती है। कमांडो लीडर शेरवान रात को 3 आदमियों के साथ किसी मिशन पर गया हुआ था। वो दोपहर के वक्त वापस आया। उस वक्त हल्की हल्की बारिश हो रही थी, सर्दी अच्छी खासी थी। कमांडो ने मुझे बताया कि उसे खबर मिली थी कि इंडियन आर्म्स ब्रिगेड का एक कैनवॉय गुजरने वाला है। हम सारी रात एक जगह घात लगाकर बैठे रहे, मगर कैनवॉय नहीं आया। मालूम होता है शेड्यूल में कोई तब्दीली हो गई होगी। तुम सुनाओ, रात अच्छी तरह से गुजरी? आओ बैठकर कुछ खा पी लें, फिर नए मिशन पर बात करते हैं। हमने खुफिया गार में बैठकर खाना खाया। उस वक्त वादी कश्मीर के आसमान पर बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश का सिलसिला जारी था। खाना खाने के बाद कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान ने कहा, तुम्हें ये लिबास तब्दील करना चाहिए, जहां मौसम सर्द है। उसने मेरे लिए कमांडो की नई वर्दी मंगवाई। ये कोई खास वर्दी नहीं थी। गहरे खाकी रंग की गर्म पतलून, गर्म कमीज और गर्म जैकेट थी। सर पर मैंने कश्मीरी हुरियत परस्त कमांडोज की तरह स्याह रुमाल बांध लिया, मगर कमांडो शेरवान की तरह मैंने अपने मुंह को न ढांपा। जिस वक्त शेरवान को यकीन हो गया था कि मैं उनका अपना आदमी हूँ, तब उसने अपने मुंह के आगे से स्याह कपड़ा हटा दिया था। अब उसने भी सिर्फ अपने सर पर स्याह रुमाल बांधा हुआ था। हमने ज़ोहर की नमाज गार में ही पढ़ी। नमाज के बाद हमने आज़ादी कश्मीर के लिए खुदा के हुजूर खुसूसी दुआ मांगी। गार के अंदर अंधेरा होने की वजह से लालटेन हर वक्त रोशन रहती थी। कमांडो शेरवान ने जेब में तय किया हुआ नक्शा निकालकर अपने घुटनों पर फैलाया और भारतीय फौज ने जो जुनूबी पहाड़ पर तोपें लगा रखी थीं, उनकी पोजीशन मुझे समझाने लगा। अभी उसको गुफ्तगू शुरू किए हुए 1 ही मिनट हुआ था कि हमें गार के बाहर एक खास किस्म की सीटी की आवाज़ सुनाई दी। हम दोनों समझ गए कि ये दुश्मन के तोप के गोले की आवाज़, जो अभी हमारे ऊपर आकर गिरेगा। मगर हम पहाड़ी के अंदर थे। इतने में गार के बाहर धमाका हुआ। उसके बाद गोलाबारी शुरू हो गई। गोले हमारे गार के इर्द गिर्द फट रहे थे। कमांडो शेरवान और मैं गार से बाहर निकल आए। हमारे दूसरे हुर्रियत परस्त कश्मीरी कमांडो साथी एक जगह से एमुनिशन के बक्स निकाल कर गार के अकबी पहाड़ी की तरफ दौड़ दौड़ कर ले जा रहे थे। सारी वादी तोपों की गोलाबारी से गूंज रही थी। कमांडो शेरवान ने कहा, मालूम होता है दुश्मन को खबर मिल गई है कि हमारा नया हाइड आउट कहीं इस पहाड़ी में है। जल्दी से पीछे की तरफ निकलो। उन्होंने दूसरी जगह पहले से चुन रखी थी। ये वहां से दूर एक पहाड़ी के पीछे जो चट्टानें थीं, वहां एक बहुत बड़ी चट्टान के अंदर वाला कुदरती गार था। उसके आगे से तेज रफ्तार पहाड़ी नदी गुजरती थी। चट्टान के गार तक जाने के लिए एक खुफिया रास्ता था। हम तोपों की गोलाबारी में वहां से अपना सारा असलहा और एमुनिशन निकाल कर नई जगह पर ले आए। जनूबी पहाड़ की ढलान और चोटी पर लगी हुई भारतीय आर्टिलरी की 4 तोपें वक्फे वक्फे से पहाड़ी पर एक ही जगह गोले फायर करती रहीं। हमारा कोई कश्मीरी मुजाहिद न जख्मी हुआ न शहीद। नए चट्टानी गार में आकर शेरवान ने कहा, ये ड्रामा हमारे साथ पिछले कई महीनों से खेला जा रहा है। आसपास वादी में चरवाहों और किसानों के भेस में फिरते भारतीय मिलिट्री इंटेलिजेंस के जासूसों को जरा हमारे ठिकाने का सुराग मिलता है तो ऊपर की पहाड़ियों से इस मकाम पर शेलिंग शुरू हो जाती है। भारतीय फौजी इस तरह खुद आकर छापा मारने से घबराते हैं। एक बार हमारे दूसरे महाज पर वो ऐसी गलती कर बैठे थे। हमारे हुर्रियत पसंद मुजाहिद हाइड आउट्स में पहले से तैयार बैठे थे। इंडियन फौज की प्लाटून जैसे ही पहाड़ी जंगल में दाखिल हुई, उन पर चट्टानों और दरख्तों के पीछे से गोलियों और ग्रेनेडों की बारिश शुरू हो गई। एक भी भारतीय फौजी बचकर नहीं गया था। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, मेरे साथ अपना एक कमांडो कर दो। मैं आज रात को ही ये तोपें तबाह करने के मिशन पर जाता हूँ। कमांडो शेरवान ने कहा, मैं खुद तुम्हारे साथ जाऊंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा, कमांडर, एक महाज पर एक वक्त में सिर्फ एक ही जर्नैल गुजरना चाहिए। तुम यहाँ पीछे रहोगे, कोई मुजाहिद मेरे साथ कर देना जो इन पहाड़ी रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ हो, बाकी मैं संभाल लूंगा। बारिश भी हो रही है। खुदा करे कि ये बारिश रात भर जारी रहे। ऐसे खतरनाक कमांडो मिशन के लिए बारिश बड़ी फायदेमंद साबित होती है। नए हाइड आउट में आकर मैंने एक बार फिर नक्शे पर तोपों की पोजीशन का अंदाजा लगाया। उस वक्त ये तोपें शेलिंग कर रही थीं। मैंने एक टेकरी पर खड़े होकर सामने वाले पहाड़ की ढलान का गौर से मुशाहिदा किया।
तोप जब गोला फायर करती है तो रात के वक्त उसमें से शोला निकलता दिखाई देता है, लेकिन दिन के वक्त सिर्फ धुआं निकलता है। ये दिन का वक्त था। मैंने देखा कि पहाड़ की ढलान पर 4 जगहों से गोले फायर हो रहे थे। इन चारों जगहों से फायर के बाद धुआं निकलता। मैंने अंदाजा लगा लिया था कि तोपें पहाड़ के चोटी से काफी नीचे एक लाइन में नस्ब की गई हैं और इन चारों के दरमियान मेरे हिसाब से ज्यादा 60-70 गज का फासला था, जो पहाड़ी जंगल होने की वजह से 100 गज भी हो सकता था। ये सारी बातें मैंने अपने जहन में बिठा ली थी और उसकी रोशनी में नक्शे पर कश्मीरी कमांडो लीडर शेरवान के लगाए हुए पेंसिल के निशानात देख रहा था। जब मैंने सारी पोजीशनें जहन में अच्छी तरह बिठा ली तो कमांडो लीडर शेरवान से कहा, मेरा ख्याल है हमें इसी वक्त अपने मिशन पर निकल जाना चाहिए। कमांडो लीडर शेरवान ने मेरे साथ एक कश्मीरी कमांडो कर दिया जिसका असल नाम कुछ और था। फर्जी नाम मैं जहांगीर बट रख देता हूँ। ये तरबियत याफ्ता कमांडो था और मेरी तरह जवान था। उस वक्त रात के 9-9:15 बजे का वक्त होगा। हमारे पास एक स्टेन गन थी, 8-8 ग्रेनेड थे। कमांडो चाकू मेरे पास भी था और ऐसा ही एक खास चाकू जहांगीर बट के पास भी था। जहांगीर बट तमाम पहाड़ी इलाकों से वाकिफ था। जिस वक्त हम अपने खुफिया ठिकाने से निकले तो रात तारीक थी, मगर बूंदाबांदी रुक गई थी। अखरोट और चनार के ऊंचे ऊंचे दरख्तों से अंधेरे में बारिश का रुका हुआ पानी टिप टिप कर रहा था। जहांगीर बट मुझे एक पहाड़ी के पीछे से निकाल कर एक छोटी सी वादी में ले आया। जमीन बारिश की वजह से गीली थी, मगर जंगली घास की वजह से फिसलन ज्यादा खतरनाक नहीं थी। वादी के दरख्तों का अंधेरा हमें कुछ नहीं कहता था। हम दोनों A1 कमांडो थे और अंधेरे में भी अपना टारगेट देख सकते थे। हम खुशी से चले जा रहे थे। इस किस्म के कमांडो मिशन पर जाते हुए खामोशी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। सिर्फ इंतहाई जरूरत के वक्त हम एक दूसरे से एक आध बात सरगोशी में कर लेते। ज्यादातर हम अंधेरे में इशारों से काम लेते। हम वादी से निकल गए। अब वो पहाड़ हमारे सामने था जिसकी ढलान पर चोटी के करीब इंडियन आर्मी की किसी आर्टिलरी रेजिमेंट ने अपनी 4 मीडियम तोपें डिप्लॉय कर रखी थी और जो कश्मीरी मुजाहिदीन को खास तौर पर हुर्रियत परस्त कमांडोज को सख्त नुकसान पहुंचा रही थी। जहांगीर बट चलते चलते रुक गया। वो झुककर कुछ देखने लगा, फिर मेरे करीब होकर दबी आवाज में बोला, दोस्त हम ठीक रास्ते पर जा रहे हैं, मेरे पीछे पीछे चले आओ। हमने एक बरसाती पहाड़ी नाला अबूर किया। पानी हमारी पिंडलियों तक था, मगर बड़ा तेज रफ्तार। दूसरे किनारे पर जंगल का एक खुला तख्त आ गया, जहां कहीं कहीं अमूदी चट्टानें रात के अंधेरे में ऊपर को उठी नजर आ रही थीं। जहांगीर बट इन जंगलाती पहाड़ी रास्तों का आदी था। हम चलते चलते एक खड्ड में उतर गए। ये खड्ड आगे जाकर एक तरफ मुड़ गई थी। वहां झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था। खड्ड में हम काफी देर तक चलते रहे। उसके दोनों किनारे दीवारों की तरह ऊंचे थे। खड्ड से बाहर निकले तो चनार के दरख्तों के झुंड ऊपर को जा रहे थे। जहांगीर बट ने आहिस्ता से कहा, दोस्त यहाँ से खतरनाक एरिया शुरू होता है। ये उस पहाड़ी की ढलान है जहाँ तोपें लगी हुई हैं। मैंने कहा, इन गन पोस्टों की गश्ती पार्टियां भी रात को जरूर गश्त पर होंगी। जहांगीर बट ने आहिस्ता से कहा, हमें उनसे भी होशियार रहना होगा। चीड़ के दरख्तों का जंगल पहाड़ की ढलान पर जरा ऊपर जाकर अचानक खत्म हो गया। अब ढलान पर झाड़ियां ही झाड़ियां थी। मैंने अंधेरे में एक जगह रुक कर ऊपर देखा। वही पहाड़ी ढलान थी जहां मैंने शुरू रात में तोपों को फायर करते देखा था, मगर काफी बुलंदी तक चली गई थी। हम एक दूसरे के दरमियान 5-5 गज का फासला रखकर झाड़ियों को पकड़ पकड़ कर पहाड़ की चढ़ाई चढ़ रहे थे। जहां गन पोस्टों की गश्ती टीम का कोई भी डोगरा फौजी हमें मिल सकता था। हम बड़ी एहतियात के साथ बगैर आवाज पैदा किए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। रात के अंधेरे में अंदाजे से दुश्मन की तोपों के बंकरों को पॉइंट आउट करना आसान नहीं था। जब हम तकरीबन पहाड़ी की आधी चढ़ाई चढ़ गए तो मैंने जहांगीर बट को अपने मुंह से एक परिंदे की हल्की सी आवाज निकाल कर रोक दिया। वो वहीं झाड़ी में बैठ गया। मैं टेक कर चलता उसके पास गया और सरगोशी में कहा, मुझे सिगरेट की तंबाकू की बू महसूस हो रही है। जहांगीर बट ने सांस 2-3 बार ऊपर खींचकर फजा को सूंघा और आहिस्ता से बोला, लगता है गन पोस्ट के पेट्रोल पार्टी के आदमी आसपास ही कहीं हैं। सिगरेट की बू हल्की थी। उसे एक कमांडो ही फजा में सूंघ सकता था। बू मुसलसल नहीं आ रही थी। उसकी एक हल्की सी लहर हमारे करीब से होकर गुजर गई थी। बारिश की वजह से झाड़ियां गीली थीं। हम वहीं बैठ गए। फिर मैंने जहांगीर बट के कान में कुछ कहा। वो जल्दी से मुझसे 10 कदम के फासले पर बाएं जानिब होकर झाड़ियों में बैठ गया। मेरी नाक फजा में सिगरेट की बू तलाश कर रही थी। मैंने जहांगीर बट कमांडो के कान में ये कहा था कि अगर गश्ती पार्टी ने डोगरों की 2-2, 4-4 की टोली इधर आए तो उसे गुजर जाने देना। हमें खामखा उनके कमांडो अटैक की कोई ज़रूरत नहीं। ये मैंने इसलिए कहा था कि अगर हम उन पर चपटे तो उनके 2 फौजियों की तो चश्मे ज़दन में गर्दन तोड़ देंगे, लेकिन अगर तीसरे फौजी ने फायर कर दिया तो ऊपर गन पोस्ट पर दुश्मन बेदार हो जाएगा और हमारा मिशन भी साथ ही अधूरा रह जाएगा। हम 10-15 मिनट तक झाड़ियों में छुप कर बैठे रहे।
दोबारा न तंबाकू की बू आई, ना ही दुश्मन की किसी गश्ती पार्टी का कोई फौजी उधर से गुजरा। मैं दबे पांव चलकर जहांगीर के पास गया और उसे भी कहा कि अब हमें मजीद ऊपर चलना होगा। चढ़ाई दुश्वार गुजार थी। हम अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे के दरमियान थोड़ा फासला डाले ऊपर चढ़ते जा रहे थे। थोड़ी दूर ऊपर गए तो छोटे छोटे दरख्तों ने हमारा रास्ता रोक लिया। हम कभी किसी दरख्त के बाएं तरफ से और कभी दाएं तरफ से होकर चढ़ाई चढ़ते गए और कोशिश करके अपनी समत को बरकरार रखा।